कुमार, स्वागत है आपका रेनेशा आईएएस में। चलिए, एक बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है रांची से। रांची में कैबिनेट मीटिंग समाप्त हो चुकी है, जो पूरे झारखंड के अभ्यर्थियों के लिए चिर प्रतीक्षित था कि अलग अलग परीक्षाओं में नियमावली पास हो जाए, वह हो चुका है। ओके, कुल 8 नियमावली अलग अलग परीक्षाओं से संबंधित पास हुए हैं। हालांकि अन्य प्रस्ताव भी बहुत सारे थे, उससे हम लोगों को मतलब नहीं है। तो जो इन 8 में से पहले 3 हैं, वे सरकारी सेवा में जो पहले से हैं उनके लिए हैं, और बाकी 5 जो है सीधी भर्ती के लिए हैं। तो इन 5 में क्या क्या है पहले उसको जान लीजिए, ठीक है। देखिए, इन 5 में 2 जो है इंटर लेवल का है और 1 मैट्रिक लेवल का है। 2 जो इंटर लेवल का है उसमें एक सामान्य है और दूसरा टेक्निकल है, यानी कि टाइप वगैरह का जरूरत है, कंप्यूटर वगैरह का है। और एक मैट्रिक लेवल का है, तो 3 इधर हो गया। स्नातक लेवल में भी इसी तरीके से आप विभाजित कर दीजिए, एक सामान्य है और दूसरा टेक्निकल है ना। टेक्निकल फंसा था पिछला बार, सीजीएल आपको याद होगा। तो इस प्रकार नियमावली जो है पारित हो चुका है मंत्रिमंडल से। नियमावली में जो पहले सिलेबस था, सिलेबस में विशेष चेंज नहीं हुआ है, लेकिन जो भी चेंज हुआ है वह विवाद का कारण बन सकता है, ठीक है। उस पर हम लोग एक एक करके बात करेंगे। पहले इंटर लेवल वाले पर बात कर लेते हैं। तो इंटर और मैट्रिक लेवल वाले जितने भी पद हैं उन्हें जिला स्तरीय पद बताया गया है ना। तो यहाँ पर जो एक सुविधा दी गई है, प्लस पॉइंट यहाँ नियमावली में किया गया है, जो पहले 1.5% टाइपिंग वगैरह में गलती तक माफ था, उससे 2% कर दिया गया है। इससे कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को कुछ सुविधा होगी और बेहतर है। 1.5% थोड़ा सा काफ़ी कम होता था। दूसरा, यहाँ पर जो किया गया है, जिला स्तरीय पदों में जिला स्तरीय भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए आपको, है ना। जिस क्षेत्र में आप रहते हैं उस क्षेत्र के लोकल भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। तीसरा जो आपका अहम बदलाव है योग्यता में, कि मैट्रिक और इंटर अगर आप झारखंड से किए हैं तब ही यहाँ 3rd या 2nd ग्रेड के सर्विस के पात्र आप होंगे। इसमें भी कई क्लॉज जोड़े गए हैं, है ना। विवाद चूंकि शुरू से चल रहा था मैट्रिक और इंटर के मामले में, तो यहाँ पर यह किया गया है आरक्षित वर्ग के जो भी कैंडिडेट हैं। आरक्षित वर्ग का अर्थ होता है SC ST OBC या विकलांग हुआ, या फिर EWS भी। अगर वो झारखंड से बाहर से भी, झारखंड के बाहर भी अगर वो उन्होंने मैट्रिक पास किया है तो भी वे अपात्र नहीं होंगे यहाँ 2nd, 3rd एंड 4th ग्रेड के सर्विसेज के लिए। लेकिन अगर जनरल आप हैं, यानी कि 40% वाले, आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है आरक्षण का, तो आप अगर बाहर से किए हैं तो आप अपात्र हो जाएंगे। आप 3rd एंड 4th ग्रेड वाले सर्विसेज के लिए आप यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ये प्रावधान किया गया है। और जो चेंजिंग आया है इंटर लेवल मैट्रिक लेवल में, जो हिंदी इंग्लिश और संस्कृत है उसे हटा दिया गया है। अब आइए राज्य स्तरीय परीक्षाओं के संदर्भ में, जिसमें JSS CGL दरोगा वगैरह आएगा, है ना। यहाँ का भी सिलेबस आपका सेम है, दूसरे राज्य वाले भी भर सकते हैं, ये प्रावधान कर दिया गया है, समझ लीजिए। स्पष्ट रूप से तो नहीं कहा गया है, लेकिन मैं जितना समझा उसके अनुसार किसी भी राज्य वाले भर सकते हैं राज्य स्तरीय परीक्षाओं में। लेकिन यहाँ जो एक अहम बदलाव, 2 अहम बदलाव किए गए हैं, है ना। एक तो एक स्तरीय परीक्षा होगा, यानी कि जो पहले PT और मेंस होता था सिर्फ एक लेवल पर ही होगा, उसके बाद डायरेक्ट नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। दूसरा जो अहम बदलाव है, हिंदी इंग्लिश और संस्कृत को हटा दिया गया है। तो यहाँ पर जो भी लोकल भाषा हैं, है ना, पंचपरगनिया, कुरमाली, खोरठा, संथाली हो, कुड़ुख वगैरह जो भी है, उसके साथ साथ उर्दू और उड़िया को रखा गया है, लेकिन संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश को हटा दिया गया है, ठीक है। अब बाकी सिलेबस जो है स्नातक लेवल का लगभग सेम है, क्लियर, कोई भी चेंजिंग नहीं उसमें किया गया है। तो अब ये तो आपके न्यूज थे अलग अलग नियमावली से संबंधित। तो क्या फिर यह नियमावली आपका विवादित बनेगा या नहीं बनेगा, उस पर हल्की सी चर्चा कर लेते हैं। तो विवाद का जो बिंदु यहाँ पर प्रदर्शित हो रहा है, मुझे 2 बिंदु प्रतीत हो रहा है। एक कि अनारक्षित श्रेणी अगर बाहर से मैट्रिक इंटर करते हैं
तो उन्हें झारखंड के 3rd और 4th ग्रेड के नौकरियों के लिए पात्र नहीं माना जाएगा, जबकि जो आरक्षित श्रेणी के हैं उन्हें माना जाएगा। यहाँ से एक विवाद उत्पन्न हो सकता है, बहुत लोगों को इस पर आपत्ति हो सकती है। दूसरा जो यहाँ पर विवाद का बिंदु हो सकता है कि हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत को जो बाहर किया गया है, हिंदी चूँकि झारखंड की राजभाषा है और इस तरीके से अगर हिंदी इंग्लिश को बाहर कर दिया जाएगा तो जो सिर्फ हिंदी और इंग्लिश झारखंड के अभ्यर्थी जो सिर्फ हिंदी इंग्लिश के भरोसे हैं तो निश्चित रूप से उन्हें समस्या का सामना करना पड़ सकता है। और अगर उड़िया को अगर आपने रखा है तो निश्चित रूप से ऑब्जेक्टिव लेवल है, सारे के सारे एग्जाम, चाहे राज्य स्तरीय एग्जाम हो या फिर ग्रुप सी ग्रुप डी के एग्जाम हैं, तो उड़ीसा के लोग क्या नहीं आ जाएंगे? उड़िया के नाम पर वो भी आ सकते हैं, उड़िया तो आराम से वो क्लियर कर। हो सकता है कि इस मुद्दे पर कई अभ्यर्थी फिर कोर्ट का रुख अख्तियार करें, तो फिर देखिए क्या होता है। अब यह नियमावली तो बन ही गई है, अब देखिए वैकेंसी कब आता है कि विवादों में फंस जाता है। नियमावली सब ठीक ठाक है, यही 1-2 बिंदु पर प्रॉब्लम से, क्योंकि झारखंड में हिंदी मीडियम के भी स्कूल हैं, इंग्लिश मीडियम के भी स्कूल हैं। ये तो थे जेएसएससी के नियमावली से संबंधित खबरें। अब हम लोग आते हैं जेपीएससी के खबरों की तरफ। आज के मंत्रिमंडल की बैठक में जेपीएससी में जो एक भी सदस्य नहीं थे, 3-3 सदस्यों की नियुक्ति कर दी गई है। निश्चित रूप से अब रिजल्ट और परीक्षाओं की प्रक्रिया तीव्रता से आगे बढ़ेंगे। और जो इस बार 3 सदस्यों की नियुक्ति हुई हैं, तीनों के तीनों शैक्षिक क्षेत्र से संबंध रखते हैं। एक उत्तर प्रदेश से हैं, एक रांची के गोस्सनर कॉलेज से हैं और एक हजारीबाग के कोलंबस कॉलेज से हैं। ठीक है, तो सारे के सारे शैक्षिक क्षेत्र से हैं। तो अब 3 सदस्य हो, जिस प्रकार जो एक बहुत बड़ी बाधा बनी हुई थी परीक्षाओं के आयोजन में, रिजल्ट के प्रकाशन में, वह दूर हो गया है। निश्चित रूप से अब आप लोग अपनी पढ़ाई पर पूरी तरह से कंसंट्रेट हो जाए, क्योंकि अब 12 सितंबर में जो एक बाधा लग रहा था वो भी अब समाप्त हो। फिर से कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो निश्चित रूप से आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और आप लोग 7वीं जेपीएससी की तैयारी बहुत अच्छी तरह से कीजिए, समय बहुत कम। जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल की मेंबरशिप को जरूर ज्वाइन करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।